अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली किसी ऑथोरिटी के द्वारा अकाउंट को करने के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको सभी को फॉलो करना जरूरी है। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है यूनिफॉर्मिटी लाना, कि भाई इंडिया में जहां भी अकाउंटिंग हो, चाहे यूपी हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, कंपनी एक्स हो चाहे कंपनी वाई हो, हर आदमी एक जैसे करे ताकि उनका कंपैरिजन हम कर सके। यही मेन ऑब्जेक्टिव है एस का, एस और कुछ नहीं है। तो दो ही बातें याद रखनी है, रूल्स है जो अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं, ऑब्जेक्टिव यूनिफॉर्मिटी, और कुछ नहीं। एस तीन चार बातों को इंडिकेट करता है। सबसे पहले तो ये बात करता है रिकॉग्निशन की, कि भाई किसी चीज को इनकम मानना है कि एक्सपेंस मानना है, एसेट मानना है कि लायबिलिटी मानना है। क्योंकि अगर इनकम एक्सपेंस मानेंगे तो पीएल में जाएगा, एसेट लायबिलिटी मानेंगे तो बैलेंस शीट, मतलब कैपिटल और रेवेन्यू अगर आपको याद हो। फिर ये बात करता है मेजरमेंट, कि भाई क्लोजिंग स्टॉक दिखानी है तो कितने पे, इन्वेस्टमेंट दिखानी है तो कितने पे। फॉरेन एक्सचेंज भी मेजरमेंट ही तो है, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज के क्लोजिंग स्टॉक को कौन सी रेट पे मेजर करोगे, उसके फिक्स्ड एसेट को कौन सी रेट पे मेजर कर, इसको बोलते हैं मेजरमेंट। फिर आता है प्रेजेंटेशन, कि चलो जो भी चीज आप कर रहे हो उसको कैसे दिखाओगे, नोट्स में दिखाओगे या फिर ऑन द हेड दिखाओगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, लेस करके दिखाओगे प्रोविजन को या अलग से लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। और फिर आता है डिस्क्लोजर। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी पूरी जानकारी ट्रेडिंग पीएल में दे नहीं पाते, तो उनको नोट्स में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो चार चीजें हैं जी, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। ये एस मेजरमेंट का एस है, ये एस रिकॉग्निशन का एस है, मतलब ये हार्ड कोर एस है। डिस्क्लोजर तो सॉफ्ट पावर है, ये हार्ड पावर है। ये एस दो बातों पे डिपेंड करता है, ये दो बातों पे लागू होता है। एक तो अगर कोई काम आप खुद कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, मारुति आपने सुना होगा एक्सपोर्ट करता है, बजाज ऑटो एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करता है तो जाहिर है डॉलर में सेल आती होगी, हाँ या ना। अच्छा मान लीजिए कोई इंपोर्ट कर रहा है तो जाहिर है परचेज डॉलर में बिलिंग होगी, चाहे चाइनीज रुपीज में, चाहे रशियन में बिलिंग होगी, मतलब फॉरेन करेंसी में बिलिंग होगी। जरूरी नहीं कि ब्रांच खोलो, काम आप खुद करो तब भी बात पड़ेगी। छोड़िए आप अपने चार स्टाफ को मान लीजिए बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, वो भी आपको डॉलर में देना पड़ेगा बिल। तो अगर आप फॉरेन करेंसी में सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंस या कोई एसेट या लायबिलिटी इनकर करते हैं या रखते हैं तो उस पर ये एस लागू होगा, क्योंकि आप अपना बना रहे हैं रुपीज में और वो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बन नहीं पाएगा जब तक कन्वर्जन नहीं होगा। तो उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये तो खुद, मतलब अगर हम खुद करें, इसको बोलते हैं ना ओन, ओन अपना करें तो क्या होगा। और दूसरा, अगर आपका कोई फॉरेन ऑपरेशन है यानी कि ब्रांच है और उसने कुछ कर रखा है तो उसके स्टेटमेंट को हम कैसे कन्वर्ट करें। सही पूछिए, यही तो अभी आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं, सेकेंड वाला पार्ट। तो दोनों पार्ट में फर्क महसूस हुआ। ये एस हर फॉरेन करेंसी पे लागू होता है, आप खुद करो तो भी लागू होता है और ब्रांच के थ्रू करो तो भी लागू होता है। बाद में पढ़ेंगे आप, अगर आपका कोई सब्सिडियरी है वहां भी लागू होगा, अगर कोई ज्वाइंट वेंचर है तो वहां भी लागू होगा। लेकिन इंटर के कोर्स में सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर फॉरेन में नहीं है, क्योंकि अब आप जानते नहीं है सब्सिडरी क्या है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ज्वाइंट वेंचर क्या है, अकाउंटिंग कैसे होती है। तो इंटर में लागू नहीं, इंटर में सिर्फ ब्रांच या खुद। फिर से बोलता हूं, खुद करें तो भी एस और ब्रांच के थ्रू करें तो भी एस। लेकिन ये लागू नहीं होता, एक इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इसके बाद वही पढ़ना है। उसमें एक खास एडजस्टमेंट है, उस पर यह लागू नहीं होता, लेकिन उसके बारे में भी बताएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। वेट टिल एस 16, जब एस 16 पढ़ेंगे तब इस लाइन को छेड़ेंगे, उस पर लागू नहीं होता, बस अभी इतना समझ लीजिए। और एस 16 का इंतजार कीजिए, आप बस जान लीजिए कि ब्रांच और ओन ट्रांजेक्शन पर लागू होता है। पहले हम ओन ट्रांजेक्शन पढ़ा देते हैं, फिर ब्रांच पढ़ा देंगे। उससे ब्रांच तो आपने पढ़ ही लिया है, बट फिर भी ओन ट्रांजेक्शन। ओन ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, खुद करें, सेल मतलब एक्सपोर्ट, परचेज मतलब इंपोर्ट,
मान लो फॉरेन से किसी टेक्नीशियन को बुलाया आपने, उसको फॉरेन में पैसा दिया, करेंसी दी, फॉरेन से आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, ऐसा हो सकता है। फॉरेनर को आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, फॉरेन में आपने इन्वेस्टमेंट करा, या बाहर से आपने लोन लिया, या किसी को लोन दिया, या किसी के शेयर खरीदे, जाहिर है ये सारे ट्रांजेक्शन किस में होंगे, फॉरेन करेंसी में। आप बना रहे हैं रुपीज में, तो फिर तो बात बनेगी नहीं। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है कि भाई इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब फर्स्ट टाइम है ना, इनिशियल का मतलब ही होता है फर्स्ट टाइम, पहला प्यार, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप लेंगे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या मतलब हुआ कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया, जिस दिन इंपोर्ट हुआ, जिस दिन एक्सपोर्ट हुआ, जिस दिन एसेट खरीदी, जिस दिन लोन लिया, जिस दिन लोन रीपे किया, उस दिन का जो रेट होगा वो रेट लेंगे। लेकिन इसमें है थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब मान लो जो रोज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है वो तो बड़ा दुखी हो जाएगा, क्योंकि रेट तो रोज बदलता है। अब क्या वो रोज के बेसिस पे बेचारा एक्सचेंज रेट पता लगाएगा? और रोज क्या, सुबह अलग होता है, दोपहर अलग होता है, शाम अलग होता है, अकाउंटेंट तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो एस ने कहा कि देखो करना तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो जिसका 2 महीने 4 महीने पे होता है उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसको बोला गया कि क्या कर लो, एवरेज ले लो एक पीरियड का। लेकिन एवरेज कितना, साल का नहीं, वीक का, एक महीने का। आप कहोगे सर आपने तो ब्रांच में साल का ले लिया, तो बताओ क्यों लिया था? प्रैक्टिकल रीजन, भाई आधे घंटे में क्वेश्चन करना है। अब आधे घंटे में हम डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करें तो सेल्स ही कन्वर्ट नहीं होगा, बाकी तो गोली मारो। ठीक बात है कि नहीं, 52 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम के लिए वो कर लिया था, वैसे रियल में साल का नहीं लेना है, रियल में कौन सा लेना है, मंथली वीकली, और वो भी तब जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। कभी कभी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर आप क्यों एवरेज लेंगे? जैसे मान लो एक लॉट मेरा गया अप्रैल में, एक लॉट गया सितंबर में, एक लॉट गया दिसंबर में, तब भी एवरेज लोगे? फिर तो जो लॉट है वही लोगे, ये तो उनके लिए है जिनका डेली का काम है। ठीक बात है। अच्छा उसमें भी ये बात ध्यान रखनी है कि फ्लक्चुएशन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हो तभी एवरेज काम करेगा। तो उम्मीद है पहला समझ रहे हैं कि पहली बार सेल पर पेज या कुछ भी लेंगे तो हमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के रेट पे लेना है। एग्जांपल दे देते हैं, इलस्ट्रेशन बेटा लिखते जाइएगा कॉन्सेप्ट की कॉपी में, यहां लिख दीजिए AS11, बाकी कुछ नहीं लिखना है। और ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 का इलस्ट्रेशन है, जो कहता है हर ट्रांजेक्शन का जो डेट होगा एक्सचेंज रेट, वही हमें लेना है। और आप एक्सचेंज रेट समझते भी हैं, मोबाइल देखिए, या यही दिखाता हूं, यहां पे तो दिक्कत होगी, दिखाता हूं फिर भी। यहां कैसे दिखाऊं मैं, गूगल खुलना चाहिए ना, गूगल यहां खुल जा रहा है। आप मोबाइल पे देख लो यार, नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा तो मैं कैसे करूं? आप मोबाइल में टाइप करो एक्सचेंज रेट, या डॉलर एक्सचेंज रेट, डॉलर एक्सचेंज रेट। आज मैं देख रहा हूं एक महीने का दिखा रहा है, कभी 83 है, कभी 82.75 है, कभी 83.59 है। आपको दिखा क्या? मैं इसको स्क्रीनशॉट कर सकता हूं और आपके ग्रुप में भेज सकता हूं, इतना आता है मुझे। सर फूड पॉइजनिंग हो गया है, बेटा टेक रेस्ट। जब कहीं फ्री का मिले तो जितना मर्जी दबा लो, ये ठीक नहीं है। अब मौसी के यहाँ गए,
हॉस्टल में रहने वाले बच्चे और एकदम पूरा दबा दिया, गलत बात है। देखिए बेटा जी, आप देख सकते हैं कि कभी 83 से भी कम है, कभी मतलब 83 से कम है, 82-75 मैंने मेजर किया था, और कभी इतना है। आप कहेंगे सर 75 पैसे से क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब, जो करोड़ों में एक्सचेंज कर रहा है, 5 करोड़ 10 करोड़, 72 पैसा बहुत होता है। 5 करोड़ डॉलर में 72 पैसे का मतलब होता है, 70 पैसे का मतलब होता है 3.5 करोड़। इतना फर्क पड़ सकता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आपको पता है 10,000 20,000 का होता नहीं है, बड़ा अमाउंट ही होता है। तो इसीलिए आपको स्पेशली ध्यान देना है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है बेटा जी, सबने देख लिया? आइए मैं छोटा सा इलस्ट्रेशन करा देता हूं। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में किस दिन आपने सेल या परचेज किया, किस दिन आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया, बता देते हैं ना बेटा। मान लीजिए आपने एक एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्टर है हम, 1/5/2023 को, तब डॉलर था बेटा जी, मान लेते हैं 82 रुपए, ठीक है। एक एक्सपोर्ट आपने किया 1/11/2023 को, तब डॉलर बढ़ के हो गया था 83 रुपए। ऐसा पॉसिबल है? ठीक है। यहां आपने $5,000 का एक्सपोर्ट किया, यहां आपने $12,000 का एक्सपोर्ट किया। अब जनरल एंट्री तो सब लोग वही लिखते हैं। अगर मेरे से आप कहेंगे कि जनरल एंट्री लिखिए, तो जनरल एंट्री तो वही होता है, कैश या बैंक जो भी आया आपको, या उधारी से ही डेटर होगा। एक्सपोर्ट सेल, देखिए यहां पे अगर सेल मानेंगे तो बेटे 82 रुपए से गुना करेंगे। बताइए हाउ मच? 4,00,000, 4,10,000, और डेट है 1/5। और यहां जब मानेंगे आप, सेम एंट्री होगी, लेकिन भैया रेट बदल जाएगा, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग डॉलर में थोड़े ना करनी है, मुझे अकाउंटिंग किस में करनी है? रुपीज में करनी है। तो उस दिन का जो रेट होगा, और इस क्वेश्चन में मुझे एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, कारण बताइए। बहुत टाइम पीरियड है और इक्का दुक्का कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लीजिए। ऐसे ही आपने कोई लोन लिया, आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, जो भी कुछ करेंगे उसी डेट का लेना है बेटा। बताइए तो जरा। 9,96,000, 83 है, 83 है, सॉरी, 996, यही बोल रहे हैं ना सब लोग? अरे भाई सीधी बात है, उनका लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रहा, हमें उनकी लैंग्वेज कन्वर्ट करके फिल्म देखनी है। जी बेटा। आवर पे भी फ्लक्चुएशन होगा, हमने कहा था ना एवरेज लेना है महीने का, हफ्ते का। अरे हमें ध्यान ही नहीं देना है ना, हमें एवरेज लेना है, कह तो रहा हूं एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेंगे? डेली के क्लोजिंग को करके और नंबर ऑफ एन से भाग दे दीजिए, एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात। डेली का क्लोजिंग ले लीजिए, चाहे डेली का ओपनिंग ले लीजिए, और एन जितना भी है उसे भाग दे दीजिए। एन मतलब जितना बार आपने जोड़ा है। स्टेट किस दिन काम आएगा एवरेज करने में, मीन मीडियम मोड सब निकाल देंगे, तुम इसकी बात कर रहे हो। स्टेट पढ़ा नहीं, अप्रोक्सीमेशन पूरा चैप्टर ही है, सेंट्रल टेंडेंसी। भाई सीधी बच, तुम टेंशन ना लो बेटा, क्वेश्चन में एवरेज रेट दिया रहेगा, डोंट वरी।
मैं कुछ कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सीखिए, एक टेक्निकल स्किल सीखिए बेटा। और टेक्निकल स्किल ये है कि मुझे फॉरेन ट्रांजैक्शन को फॉरेन करेंसी में नहीं लिखना है। जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, अब सेल कब होता है, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़िए कि जब ओनरशिप ट्रांसफर हो, याद है, जब रिस्क रिटर्न ट्रांसफर हो, कंट्रोल ट्रांसफर हो, तब मानते हैं। फिजिकल डिलीवरी या ऑर्डर आने से बात नहीं बनती। ऐसे ही बेटा इंपोर्ट करेंगे, मान लो कोई आपने शेयर खरीदा, कोई शेयर बेचा, कुछ भी किया, उस तरह से कर लेंगे। तो याद रहेगा सबको ये बात। पहला कॉन्सेप्ट 1 एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। हर एस में ना 10-12 कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, एक एक करके निपटा दीजिए एस आपका। बोलिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं, मार्क कर लिया जो मेन बातें थी। एक ये मार्क किया रीजनल, ये मार्क किया, बात खत्म। और कुछ मार्क करने की जरूरत है ही नहीं। अब आइए नेक्स्ट। अरे ये कौन सा खुल गया? नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट 2 बहुत प्यारा है, इसे कर लीजिए, 1/3 एस खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 2 कहता है बेटा कि आपने सेल परचेज लिख लिया। अब देखो सेल परचेज तो चला जाता है पीएल में, लेकिन अगर वो उधार है, डेटर क्रेडिटर बच गया, या लोन है, या फिक्स्ड एसेट है, तो बैलेंस शीट में भी आएगा। देखो सेल परचेज तो जिस रेट से भी करो पीएल में जाके स्वाहा, लेकिन सेल परचेज के बाद दूसरा ट्रांजेक्शन भी तो होता है, डेटर क्रेडिटर। मान लो कैश में सेटल नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है ना। तो बैलेंस शीट डेट में उन एसेट लायबिलिटी को किस पे लिखेंगे? कौन सी एसेट लायबिलिटी? फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल बेटा क्या नाम है आयुष, कौन सी बात देखनी है? ये देखनी है बेटा, दोनों कैसा है बेटा? उधार है और अभी तक नहीं पे हुआ। कई बार थोड़ा लंबा समय देते हैं, नहीं पे हुआ बेटा, तो 5 और 12, 31/12/2023 को जब हमारा बैलेंस शीट बन रहा होगा, क्या हमारे डेटर्स आ रहे होंगे बेटा? $17,000। अब इस डेटर्स को कौन सी वैल्यू पे दिखाएं? सवाल ये उठता है। क्योंकि बुक्स में कुछ भी लिखे हैं तो बेसिकली डेटर फॉरेन करेंसी में, उन्होंने थोड़ा ना बोला हम 4,10,000 देंगे, उन्होंने तो बोला हम $5,000 देंगे। उन्होंने नहीं बोला हम 9,96,000 देंगे, उन्होंने बोला है कि देख भाई हम आपको $12,000 देंगे, यानी कि $17,000 मुझे मिलने हैं। अब बैलेंस शीट पे कौन सी वैल्यू पे दिखाएं? अब आ गया मेजरमेंट कि फॉरेन करेंसी में अगर एसेट लायबिलिटी हो तो किस पे मेजर करें। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपने शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी के, टेस्ला के खरीदे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के खरीदे हैं, तो मेरे डॉलर में खरीदे होंगे आपने, उनके शेयर तो रुपीज मिलते नहीं है। और मान लीजिए 2000 आपके पास शेयर है, अब उनको साल के लास्ट में कौन सी वैल्यू पे कन्वर्ट करें? डॉलर में तो करेंगे नहीं हम। या मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है मलेशिया में, वहां फिक्स्ड एसेट है, फैक्ट्री है, तो उसको कौन सी रेट पे अपने बुक्स में दिखाएं? मान लीजिए आपने फॉरेन डॉलर में लोन ले रखा है, अब लोन का प्रॉमिस तो डॉलर में पे करने का है, उसको कौन सी रेट पे दिखाएं? तो इन्हीं को बोलते हैं बैलेंस शीट डेट का एसेट लायबिलिटी। याद रहेगा बच्चों को? देखो एक है कि मैंने बीच में ही पैसा ले लिया, तब तो बात ही खत्म हो गई, एसेट बेच दिया, लायबिलिटी पे कर दिया, फिर बात नहीं है। बैलेंस शीट डेट को रह तो जाएगा ना अगर डील करेंगे तो उसको कौन से रेट पे दिखाएं? ठीक है, आइए, कहता है कि इसको 2 हिस्सों में बांटना है, एक हिस्से में मॉनेटरी आइटम और एक हिस्से में नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम क्या है? इसकी बड़ी बढ़िया डिफिनीशन है,
कहा गया कि कोई भी एसेट लायबिलिटी अदर देन मॉनेटरी आइटम इज नॉन मॉनेटरी, कि जो मॉनेटरी नहीं है वो क्या है, नॉन मॉनेटरी। तो फिर मॉनेटरी कौन है, जो नॉन मॉनेटरी नहीं है। ऐसे तो बात बनेगी नहीं। फिर कहने का मतलब एक चीज को पहचान लीजिए, बाकी सब दूसरी है, कोई तीसरा है नहीं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, या तो सीए हैं या नहीं है, बड़ी बड़ी सीधी बात। तो यहां भी यही है कि मॉनेटरी क्या है। अब एस की लैंग्वेज पढ़िए, मैं अपनी कोई लैंग्वेज नहीं लिखता। कहता है कोई भी ऐसा एसेट या लायबिलिटी टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल, डिटर्मिनेबल तय कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ मनी, जो फिक्स्ड या तय करने वाले मनी में हो। आप कहेंगे सर ऐसे तो सब तय है, नहीं, फर्क है। देखिए डेटर, रिसीवेबल को डेटर बोलते हैं ना। डेटर, आपको $12,000 लेना है मिस्टर एक्स से, 5,000 लेना है वाई से, ये और बात है, ठीक। लेकिन आपकी फैक्ट्री है मलेशिया में, जो उस जमाने में आपने खरीदा था $50,000 में, आज वो 50,000 का है, इसकी कोई गारंटी है? डेटर की गारंटी है, बैड डेट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वैसे गारंटी है। तो इसका मतलब हुआ फिक्स्ड एसेट, बताइए क्या है? प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। एग्जांपल देते हैं, कैमरा हमने 52,000 का खरीदा था पिछले साल। अब इस साल के बैलेंस शीट में इस पे डिप्शन वगैरह देखेंगे, यूजफुल लाइफ दिस डेट करके कुछ काट के दिखाएंगे, बट गारंटी नहीं है कि 40,000 दिखा रहे हैं तो 40,000 की है। समझ रहे मेरी बात आप? ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुझे सचिन से 5,000 रुपए लेने हैं, मेरी फीस बाकी है, ही इज माई डेटर, ये गारंटी है। दोगे भाई या बैड डेट करोगे? ये गारंटी है। मुझे मान लीजिए 5,000 रुपए देना है हर्षवर्धन को, अब वो छोड़ दे वो अलग बात है, प्यारा बच्चा हो सकता है ना भी कहे, चलो सर कोई बात नहीं, लेकिन देना तो है 5,000। प्रियांशु तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं? तो देखो ये 5,000 मुझे देना है, ये सर्टेन सम है, इसमें कुछ देखो, जब हम माल खरीद रहे हैं तो उसमें बार्गेन करने वाला बात है। आप किसी से कुछ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें बार्गेन कर लें, 10 रुपए कम 10 रुपए ज्यादा अलग। लेकिन एक बार तय हो गया कि $5,000 देने हैं तो फिर देने हैं, $5,000 लेना है तो लेना है। इसको बोलते हैं सर्टेन सम। ये कहाँ कहाँ होता है? ये होता है कैश। जैसे मैं पीछे थाईलैंड गया था, तो मेरे पास अभी 2,000 थाईलैंड के नोट हैं, मतलब 1,000 के 2 नोट हैं। अब वो इंडियन करेंसी नहीं है, थाई करेंसी है, 1,000 का है। तो मैं एक दिन मोबाइल में देख रहा था थाई बाट का रेट क्या है, बढ़ गया रेट। मैं जब लाया था तो थाई बाट सस्ता था, 50 पैसे था, मतलब 2 रुपए था। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि 2.5 रुपए का एक है। तो यानी कि वो मेरे 1,000 रुपए जो 4,000 के मैं लाया था, बताओ अब कितने के हो गए? 5,000 के हो गए। 25% और लाना चाहिए था, नहीं, इजाफा हो गया। तो करेंसी, या मान लीजिए स्विच बैंक में किसका किसका पैसा जमा है? बापू का, किस किस के पापा का पैसा जमा है? अच्छा, पापा ने मना किया होगा बेटा किसी को बताना नहीं, है ना? उपाधि कितना माल जमा है था वो स्विच बैंक में? नहीं, नहीं बताऊंगी, है ना? सही है, मम्मी का ज्ञान है। तो अगर स्विच बैंक में मान लीजिए आपका $2 करोड़ जमा है, तो जो $2 करोड़ जमा है ना, वो $2 करोड़ ही है, वो सर्टेन सम है कि नहीं? तो बैंक में जमा पैसा या कैश या डेटर या क्रेडिटर या बीपी या बीआर, वही करंट एसेट लायबिलिटी, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, एफडी हो सकता है, शेयर नहीं। एफडी है तो तय है, लेकिन अगर किसी बैंक के शेयर खरीदें तो वो तय, क्योंकि शेयर का रेट तो बढ़ता घटता है। तो वैसी चीजों को हम क्या नाम देंगे बेटा? मोनेटरी, मोनेटरी। और इन्वेंट्री हो गया, जैसे किसी ब्रांच पे स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं? लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया कहीं पे, ये सब क्या है?
उम्मीद है बच्चे समझ रहे हैं। बोले मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी समझ गए। एक एग्जांपल दूं, आप समझ जाओगे। एक एग्जांपल देता हूं, पहचानना जरा। बताओ तो इसमें कौन मॉनेटरी कौन नॉन मॉनेटरी है। 2.1 इन्वेंट्री क्या है? क्यों? अभी बिकेगा, कितने पे बिकेगा पता नहीं, कम ज्यादा बिके क्या हो, है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, ट्रेड रिसीवेबल, प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्टिव में प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, पहचानो इसमें से मॉनेटरी कौन नहीं है, या कौन मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी कौन नहीं है। एक कॉन्सेप्ट समझ गए बच्चे, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट अभी इसमें बाकी है। कहता है कि मॉनेटरी चूंकि सर्टेन सम ऑफ मनी है, तो इसमें देर करने की जरूरत नहीं है, आप क्लोजिंग रेट ले लीजिए। क्लोजिंग रेट का मतलब बैलेंस शीट डेट का जो लास्ट रेट होगा वो क्लोजिंग रेट होगा। जैसे मैं 31 दिसंबर को बना रहा हूं तो उस दिन जो मार्केट बंद होता है उस समय का रेट, क्योंकि अमाउंट सर्टेन है तो क्लोजिंग रेट लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी है, जानते हैं कौन सी प्राइस पे लेना है। देखो नॉन मॉनेटरी तो अगर वैसे भी आपको पता हो तो परचेज के डेट पे लेते हैं, फिक्स एसेट 10 वाले वाला हिस्टोरिकल लेते हैं, याद है किसी को। तो भाई डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग 16 मार्च 2020 को खरीदा था तो वही वाला रेट। फिर एक बिल्डिंग 2022 में खरीदा था दिसंबर में तो वो वाला रेट। फिर एक बिल्डिंग 2024 जनवरी में खरीदा है तो वो वाला रेट। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन याद रहेगा बच्चों को। आपने टेस्ला के शेयर 15 सितंबर 2022 को खरीदा था, तब रेट था 80 रुपए, आज भी उसी रेट पे दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट कॉस्ट, याद आया बच्चों को। लेकिन हिस्टोरिकल है तब। आपने कभी अगर एस 10 पढ़ा हो या पार्टनरशिप में पढ़ा हो रिवैल्यूएशन, फाउंडेशन में पढ़ा है रिवैल्यूएशन। कई बार हम अपनी चीजों को फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं, याद है किसी को। रिवैल्यूएशन कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन करी 10,000 बढ़ा दिया या 2,000 कम कर दिया, ऐसा पढ़ा है कभी। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। एस 10 जिन्होंने पढ़ा होगा खूब पढ़ा होगा रिवैल्यूएशन। तो जब अगर कभी रिवैल्यूएशन हुआ, ऐसा होता है रिवैल्यूएशन, तो बोला गया एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जब वो वैल्यू डिटरमिन की गई तब। कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये बेचारा तो सर्टेन ही नहीं है अभी कि होगा कि नहीं होगा। आपको पता होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी वो है जो नोट्स में दिखाया जाता है बैलेंस शीट से बाहर, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका कौन सा रेट ले बेचारे का। तो देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है ना, वो साल के लास्ट में तय होती है और लास्ट की परिस्थितियों के मुताबिक बोलते हैं कि 2,000 के चांसेज है कि 4,000 के चांसेज है। तो चूंकि ये है तो नॉन मॉनेटरी आइटम, लेकिन तय कब हुआ है, साल के लास्ट में तय हुआ है कि इसकी वैल्यू 2,000 है कि 4,000 है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम का जो रूल है कि जब रिवैल्यूएशन हो तब माना जाना चाहिए, वो रूल उस पर लागू हो जाता है, और इसीलिए इसकी कौन सी रेट पे करनी है। वैसे भी ये ट्रेडिंग पीएल को असर नहीं करता, ये बैलेंस शीट के बाहर होता है। कहां पे, नोट्स में, याद है। लेकिन रेट यही लेना है। हाँ बेटा देखो, नॉन मोनेट कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो 31 मार्च को तय करते हैं कि चांस क्या है। मान लो कोई केस मुकदमा चल रहा है जिसमें चांस है कि हम हार भी सकते हैं, नहीं भी हार सकते हैं, चांसेस 50% से कम है हमारे हारने के, तो उसको बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। हम वकील से पूछते हैं बताइए वकील साहब क्या चांस है, कितना पैसा देना पड़ेगा। तो वकील साहब बोलता है वैसे तो चांस नहीं है, लेकिन फिर भी देना हो तो 10,000 के करीब देना पड़ेगा। तो ये तय कब हुआ, 31 मार्च की बैलेंस शीट के डेट पे जो एविडेंस है उसके बेसिस पे है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं कि क्लोजिंग रेट पे लेना है। और वैसे भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में फर्क पड़ना नहीं है, प्रेजेंटेशन में पड़ना है। ओके। अब एक बात जो आपके दिमाग में नहीं आई, ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के चलते डेटर की वैल्यू बदल गई है, क्योंकि बुक्स में तो हमने डेटर लिखा था कुछ और। कैलकुलेटर है, जोड़िए तो 4, 10 और 9, 96।
14 लाख और 14,600 बढ़ के 14,28 हो गया। ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा नहीं, क्योंकि पहले लिखा था आपने 14,600, अब बाद में आपने कर दिया 14,28। इसका मतलब डेटर की वैल्यू बढ़ी है या घटी है? अब जो भी हो, ये भी तो एक प्रॉफिट लॉस है भाई। किसी भी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े या घटे तो प्रॉफिट लॉस तो होता ही। रिवैल्यूएशन पढ़ा आप लोगों ने।